सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देख रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट बचा हुआ टॉपिक, जो कि बात करता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो ये लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 ऑफ अवर सीएमए फाउंडेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जर्नी का लास्ट एक बचा हुआ टॉपिक है ऑफ अवर वेरी ओन फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम क्या भैया? फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग अपन ने प्रीवियस वाले लेक्चर में समझा था। आज अपन देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उनकी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट जनरल तौर पे क्या होती है, इसको अपन समझेंगे और प्रॉपर तरीके से चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। क्लियर बात एकदम? हाँ सर। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म, यानी कितने टाइप्स, कितने तरीके होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल भैया, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था, वही सारी यहाँ पे चीजें हैं कि कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहां सिर्फ एक पर्सन सिंगल ओनर होता है, वही अपना मैनेज करता है अपने बिजनेस को। दूसरा आ जाता है पार्टनरशिप। जब सोल प्रोप्राइटर यानी एक पर्सन अच्छी तरीके से बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मान लो बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अब उसको क्या चाहिए? और लोग चाहिए भैया, जो आए अपना टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, ठीक है, दिमाग लगाएं। तब वो क्या करता है? सोल प्रोप्राइटर में ना रह के वो क्या आ जाता है? पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या होता है? एक से ज्यादा लोग आ जाते हैं सेम कॉमन पर्पस के लिए। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अब पार्टनरशिप भी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। फिर आ जाता है, मान लो बिजनेस अपना और बड़ा हो गया, बिजनेस अपना क्या हो गया? और बड़ा हो गया। अब अपन क्या बना सकते हैं? अब अपन कंपनी बना सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं? कंपनी बना सकते हैं, जहां हम पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हैं अपने काम करने के लिए और ज्यादा इंप्लॉइज को हायर कर सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो चलो अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है? अमॉन्ग मेनी अदर फैक्टर्स द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन डिजाइनिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड पॉलिसीज। क्या बोल रहा है? अभी तक अपन देखते हुए आ रहे थे कि हमको क्या अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है, क्या पॉलिसी करना है, कैसे स्टैंडर्ड को लगाना है, क्या हमको चीजें सेट करनी है। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के बिजनेस में एंगेज है। हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? छोटी है तो अकाउंट्स मेंटेन करने की थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी, बड़ी है तो हमको एक एक डिटेल चीजें चाहिए होंगी। आगे लिखा है, वेरियस बिजनेसेस फॉर्म्स आर ऑफ्टन द रिजल्ट of one or more laws, and the provision stated therein governs the accounting as has been explained in legal framework of accounting। प्रीवियस लेक्चर में जब अपन ने 4 फ्रेमवर्क देखे थे अकाउंटिंग के, उसमें एक फ्रेमवर्क था लीगल फ्रेमवर्क। वो बोलता है कि भैया आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में जो जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं, आपके बिजनेस में जो भी लॉज एप्लीकेबल है, उन लॉज में जो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट बताई गई है, मेंशन की गई है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने बताया था, अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पिनलाइज किया जाएगा। क्लियर बात है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको एक टाइम पे एक से ज्यादा लॉज अप्लाई होते हैं, उनको उस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आगे लिखा है, द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द बुक टू बी केप्ट, मोड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बोल रहा है कि जिस टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमको बताएगी कि हमको कितनी सारी बुक्स रखनी है, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, भाई फिजिकल रखना है, डिजिटल रखना है, दोनों भी तरीके से रखना है, या जरूरत ही नहीं है रखने की, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या सारे हमारे कंपोनेंट्स आएंगे, क्या सारी बातें हमको हमारे यूजर्स को कम्युनिकेट करनी है, क्या सारी नहीं करनी है, ये सब डिपेंड करेगा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन आर लीस्ट रेगुलेटेड इन इंडिया। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लीस्ट रेगुलेटेड है इंडिया में। क्या है? लीस्ट रेगुलेटेड, यानी बहुत कम से लॉ इनको एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बिजनेस इनका है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटा बिजनेस है, छोटे मोटे लोगों को ये इंपैक्ट करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इनको इनके ऊपर बर्डन नहीं है। आगे लिखा है, दे नॉर्मली डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू गवर्न अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, हाउएवर in case their annual turnover exceed a certain limit, they may be subject to some other legal legislation such as Income Tax Act 1961। क्या बोल रहा है? जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, सिंगल ओनर वाले हैं, उनको अकाउंट्स मेंटेन करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, मतलब लीगली जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट अपने हिसाब किताब के लिए, अपने एनालिसिस के लिए आपको करना चाहिए। वहीं आगे बोल रहा है कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर देते हो तो आपको भैया इनकम टैक्स एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाता है, और उस हिसाब से फिर आपको अपनी अकाउंटिंग जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा।
आगे लिखा है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। द पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड आल्सो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप एक्ट है ये भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बाद में इसको हटाया गया। तो पार्टनरशिप फर्म में बोल रहा है कि पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। इन केस द फर्म डज नॉट हैव क्लियर प्रोविजंस इन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसाइड्स ऑन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्लास 12 में आपने पढ़ा है, अगर दो पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी डीड नहीं है, कोई भी डीड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा? इक्वली होगा। अगर डीड बनी हुई है तो डीड में जितना लिखा है उस हिसाब से शेयर होगा। आगे लिखा है डिसाइडिंग पार्टनर्स क्लेम्स सच एज रेम्युनरेशन एंड आल्सो ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। सारी चीजें क्या बोल रहा है, एक्ट में आपको बताई गई है, ठीक है। 6% वगैरह सारी चीजें आपने पढ़ रखी है कि भैया पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लिखा है तो उतनी मिलेगी, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगी, ऐसी सारी चीजें है। तो वही बोल रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर आपके बीच में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बना है, डीड बना है, तो डीड को आपको फॉलो करना है। नहीं कुछ बना है तो जो भी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है उसके हिसाब से आपको चलना है। आगे ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 फॉर एलएलपीज। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। दूसरी होती है नया फॉर्म है एक तरीके से पार्टनरशिप का, जहां पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके लिए आपका अलग फ्रेमवर्क होता है और वो गवर्न होती है एलएलपी 2008 के अंदर, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। ये थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म होता है। यहाँ पे नॉर्मल वाली जो पार्टनरशिप है 1932 वाले एक्ट के अंदर जो बनती है उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी मतलब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, थोड़े रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। वेयरएज एलएलपी थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। एलएलपी क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। इसलिए देखा गया कि भैया जो बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं, तो आजकल वो एलएलपी फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे लिखा है अकाउंटिंग्स एंड रिपोर्टिंग आर हाईली रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इंडियन कंपनीज। क्या बोल रहा है? कंपनी के केस में आपको एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट 2013 और ये भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है अकाउंट्स और ऑडिट के नाम से कंपनीज एक्ट में, जो कि आप इंटर लेवल पे अपने देखने वाले। वहां पे सारा रूल्स रेगुलेशन, भैया क्या फॉर्मेट है, जो आपने क्लास 12 में फॉर्मेट बनाया बैलेंस शीट का, कैश फ्लो का, सबका सब उस एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि कैसे आपको डिस्क्लोज करनी है चीजें। क्लियर बात है एकदम? हाँ सर। आगे लिखा है कॉमन एग्जांपल दैट मे बी साइटेड इन दिस रिस्पेक्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहा है? कॉमनली भैया हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या सारे अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपका तो आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीन चीज आपको बनाना है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओगे, आपने क्लास 12 में सीखा है, और बैलेंस शीट भी इसके साथ साथ आपको बनानी पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि भैया पार्टनर जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इससे हमको पता चलेगा कितना प्रॉफिट बचा है नेट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमको पता चलता है कि भैया कितना कितना हिस्सा पार्टनर्स अपने पास ले जाएंगे। एलएलपी की बात करूं तो एलएलपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एलएलपी बैलेंस शीट, यानी सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है एलएलपी को। फिर कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो बट ऑब्वियस आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही है, ठीक है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा और स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन अदर इक्विटी, ठीक है भैया। इक्विटी में आपकी कैसे चेंजेस हो रही है उसके लिए भी आपको एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो कंपनी के केस में क्या होगा? ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट है ये, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है और स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन अदर इक्विटी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी मेन 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में क्या क्या अकाउंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया है, इसको आपको याद कर लेना है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि मान लो भैया इनमें से कौन सा एक सोल प्रोप्राइटरशिप को एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लो बोल देगा 4 ऑप्शन दे दिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोलेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप को इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर करोगे भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। आगे लिखा है 10 इट अपीयर्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस आर मोर स्पेसिफिकली द लेजिस्लेशन फॉर्मिंग सच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल in determining the form, contents of accounting reports as well as treatment of certain accounting transaction। क्या बोल रहा है? इतना सब पढ़ के हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया आपका जो बिजनेस का फॉर्म है, ठीक है, उस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि भैया आपको आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स किस तरीके की बनानी है, कैसे आपको आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को ट्रीट करना है, यानी कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एनालाइज करना है, समराइज करना है, यानी सारे अकाउंटिंग के सारे एस्पेक्ट इसमें आ जाएंगे। एंड विद दिस ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन ने देखा, इसके पहले अपन ने देखा था 4 फ्रेमवर्क्स, उसके भी पहले अपन ने अकाउंट्स, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें अपन ने देखी समझी थी, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजेस हैं, सारी चीजें। तो बाय एनी चांस अगर आपने प्रीवियस कोई लेक्चर्स मिस कर दिए होंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पे जाकर आपको सारे
तीनों वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, उसको देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो ही से अपन चालू करेंगे आपका सेकंड चैप्टर। टिल देन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।